Hi friends, Namaste, Sat Sri Akal, Vakanam, Adab and Kim Cho. Myself CA Manohar Verma and you are watching Study Vibes. Here we learn, grow and succeed. So without wasting any time, let's start the video. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस लेक्चर में हम AS3 कवर करेंगे एंड AS3 इज़ अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो कि हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं और कैश फ्लोज जा रहे हैं उनको हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किन अलग अलग तरीक़ों से हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले पॉइंट है कि किन किन एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल है। ओके, सो एप्लीकेबिलिटी के लिए मैंने एंटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट इज़ कॉर्पोरेट एंटिटीज़, द सेकंड इज़ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के अंदर स्मॉल एंड मीडियम साइज़ कंपनीज़ को ये जो AS है ये एग्जेम्प्टेड है, एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में लेवल 2, 3 एंड 4 जिन्हें हम MSME भी कहते हैं उनके लिए ये जो AS है ये एग्जेम्प्टेड है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी, तो ऊपर आइकन आ रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन यू कैन सी दैट वीडियो। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS। देन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में नॉन SMCs जो कि नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है उन पे ये स्टैंडर्ड फुल्ली एप्लीकेबल होता है, एंड लेवल 1 एंटिटीज़ पे। तो अगर आपको प्रॉपर जानना है कि कौन सी नॉन SMCs हैं और कौन सी लेवल 1 एंटिटीज़ हैं तो प्लीज़ रेफर द वीडियो दिस एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS। ओके, इंडेस एंड AS दोनों कवर थे उसके अंदर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 में बताया गया है कि किन किन कंपनीज को जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है वो एग्जेम्प्ट कर दिया था। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड मे इंक्लूड द कैश फ्लो, मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है सेक्शन 129 ने कि स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, इन कंपनीज़ के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि कौन सी स्मॉल कंपनी को होती है, कौन सी वन पर्सन कंपनी होती है, किस कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहते हैं, तो उसके लिए भी मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो है। यू कैन रेफर दैट वीडियो एंड उसमें सब बताया मैंने कौन सी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कंपनीज एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी भी, ठीक है, उसको भी कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नो नीड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन कंपनीज, ये कंपनीज प्लस जो एग्जेम्प्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, AS की एप्लीकेबिलिटी के लिए उनको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अगर कुछ ऐसा होता है कि पहले आपको वो कैश फ्लोज बनाने की ज़रूरत थी, सो यू वर कवर्ड इन नॉन SMCs, ठीक है, आप नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज़ कंपनी थे, अब आप स्मॉल एंड मीडियम साइज़ कंपनी बन गए हैं, तो क्या होगा? ठीक है, या पहले आप MSMEs में आ रहे थे ना, आप लेवल 1 कैटेगरी में आ रहे हो, नॉन MSME बन चुके हो, तो क्या होगा? तो क्या आपको तब भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कैश फ्लो, या तब आपकी कैश फ्लो एग्जेम्प्ट हो जाएगी? इसके अंदर 2 केसेस हैं कि पहले आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वाज एप्लीकेबल इन प्रीवियस ईयर बट नॉट इन करंट ईयर, क्योंकि आपका स्टेटस चेंज हो चुका है। तो अगर आपके पास पहले एप्लीकेबल थे लेकिन अब एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको फिर भी एटलीस्ट 2 सालों के लिए, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उस 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर अगर आपका स्टेटस जो फिर से लाइक नॉन MSME हो जाता है, ठीक है, तो आपको तो बनाने की एप्लीकेबिलिटी आ ही जाएगी। लेकिन अगर आपका स्टेटस सेम रहता है और तो आपको सिर्फ 2 साल तक बनाने हैं, 3rd साल से आपको नहीं बनाने की ज़रूरत। ओके, और द नेक्स्ट पार्ट इज कि वॉज नॉट एप्लीकेबल इन प्रीवियस ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पहले एप्लीकेबल नहीं थी बट करंट ईयर में आपको एप्लीकेबल हो गई। तो इस केस में क्या आपको ड्यू फॉर कंपैरिजन पर्पस पिछले साल की भी, जब आपको एप्लीकेबल नहीं थी तब की भी क्या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? तो जो AS में बोला है नो नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो आपको सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, पुराने फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट को ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश तो जनरली है ही कि कैश क्या होता है, कैश, हार्ड कैश जो आपके हाथ में होता है, जिस नोट होते हैं वो आपका कैश हो गया। अब उसके अलावा एक और टर्म्स यूज़ होती है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बिल्कुल कैश के इक्वल ही है, ठीक है, जैसे कि टर्म बता रही है। तो अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपका जो कैश इन हैंड है और कैश विद बैंक, ये दोनों चीज़ें तो आ ही गई हैं। लेकिन बैंक के पास कौन सा कैश? जो पेबल ऑन डिमांड हो। आपने बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाया, सो दैट इज़ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि करंट अकाउंट से जब भी आप कोई पेमेंट करने के लिए कोई चेक दोगे तो दैट इज़ पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होती है, जो
बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट पार्ट जो तो ये वाला था, इसके अंदर तो ज़्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, बट इस सेकंड पार्ट में इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंसेप्ट मिस हो जाता है। शॉर्ट टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? लेस देन 3 मंथ्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क। इस इन दोनों के बीच में एंड है, ठीक है। तो ये बस तीन कंडीशन हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन 3 मंथ्स। इट शुड बी रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश, विच कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश। और जो रिस्क है, किस चीज़ का रिस्क? फ्लक्चुएशन रिस्क, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क उसमें नहीं होना चाहिए, सो सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क। रिस्क बहुत कम होना चाहिए उसकी वैल्यू चेंज का। अब इसके अंदर आपकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है? जैसे कि अगर आपने एफडीज़ करवा दी, शॉर्ट टर्म एफडीज़, ठीक है, लेस देन 3 मंथ्स की। उसके बाद आपका ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, जो 7 दिन से लेके 52 to 52 वीक्स तक होते हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। देन ठीक है, वो उसके बाद वो उनका पेबल, मतलब उनका जो पे करने का टाइम होता है, तो रिडीमेबल पीरियड कहते हैं, वो 7 दिन से लेके 52 वीक्स तक हो सकता है। तो ट्रेजरी बिल्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का है कि क्या क्या उसमें कन्वर्ट होता है। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से ये पता होनी चाहिए। नाउ जनरली क्या होता है कि आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ शेयर्स भी क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, बट नहीं। तो क्या इसमें नहीं इंक्लूड होता? नॉट इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ये मानते हैं कि शेयर मार्केट में आपने आज इन्वेस्टमेंट करी, यू विल रिडीम, और आपके पास 2 दिन में पैसा आ जाएगा, ठीक है, 1 या 2 दिन में फटाफट से। बट वो हाईली लिक्विड नहीं है ना, उसमें हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड वो है, बट डिपेंड्स अपॉन शेयर टू शेयर। कई शेयर्स की वैल्यू, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पे एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। देन अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ओके ठीक है, बहुत ही फेमस शेयर है, स्टिल एक सिग्निफिकेंट रिस्क उसमें रहता है कि उसकी वैल्यू कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। शेयर मार्केट का सबको पता है कि नो वन कैन प्रिडिक्ट कि उसकी वैल्यू कल को क्या होगी, ठीक है। हम एक ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं फिर भी, बट स्टिल उसमें बहुत एक सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है चेंज इन वैल्यू का। तो जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है वो नहीं इंक्लूड होती कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे। नाउ अब आपको पता चल गया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद तो कैश फ्लो क्या होता है? जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो होती क्या है, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, कैश फ्लो, P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शो होता है। उसके अंदर एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। वो होता क्या है? व्हाट इज कैश फ्लो? तो कैश फ्लो आपका होता है चेंज इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा था ये चेंज गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना था कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। तो अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, ये कैश जा रहा है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, ये कैश इक्विवेलेंट्स जा रहे हैं, वो आपका कैश फ्लो है, ठीक है। अब मेन पॉइंट जो क्या है, मेन पॉइंट ये है, इफ़ नो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देन नो कैश फ्लोज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। अब अगर आप क्या है अपना कैश बैंक में दे रहे हो, देन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कैश का कुछ फ्लो हुआ है, कैश फ्लो हुआ है। अल्टीमेटली वो आपको ओवरऑल लेवल पे देखना है। आपका कैश तो सेम है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सेम ही है बिजनेस में। आपने क्या किया, अपने पास से उठा के बैंक के पास दे दिया, बट वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता था? कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। तो ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ये नहीं बोलोगे कि आपका कैश एंड कैश फ्लो हुआ है, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग कि हमारे टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज क्या होते हैं, मैं एक बार ओवरऑल फॉर्मेट दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम कैश फ्लो को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में एक फॉर्मेट होता है कि जहाँ पे हम कैश फ्लो को, यहाँ पे भी आप इनडायरेक्ट मेथड में देखिए कि हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज दिखाते हैं कि हमारा डे टू डे बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। देन हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से दिखाते हैं कि हमारा जो हमने पैसा कहीं और लगाया था, इट इज़ नॉट अवर डे टू डे बिजनेस, बट हमने हमारे बिजनेस में एक्स्ट्रा कैश पड़ा था, हमने उस कैश को कहीं यूज़ कर लिया, ठीक है। कहीं एफडीज़ में लगा दिया, कहीं अपने ही किसी और का बिज़नेस खरीद लिया, ठीक है, तो वहाँ पे हमने लगाया। देन हमने कुछ फाइनेंस लिया था, उस फाइनेंस से हमें कैसे पैसा आया। तो इसको ओवरऑल इन 3 पार्ट्स को हम एक पार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिस स्टेटमेंट के अंदर ये 3 पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनती है, मैं यहीं पे दिखाता हूँ लिख के। तो एक स्टेटमेंट बनती है आपकी जिसके अंदर यहाँ पे पहले एक ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होता है, देन आपका फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, देन आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे इन्वेस्टिंग, देन थर्ड नंबर पे फाइनेंसिंग, देन आपका
टोटल जिनका नेट चेंज आता है आपका, और वो किससे मैच होता है, क्लोजिंग से। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग कैश फ्लो आता है। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनती है जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब क्या होते हैं ये कैश फ्लोस, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होते हैं, फाइनेंसिंग क्या होते हैं। ऑल्दो आपने ये कैश फ्लो पहले भी बहुत बनाई है, +1 +2, देन आपने CA इंटर की फाउंडेशन की तैयारी करी, वहाँ पे भी आपने बनाई होगी। ओके, तो जनरली सबको पता होता है कि कैश फ्लो क्या होता है। स्टिल आई एम एज्यूमिंग कि मैं एक बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो सब कुछ अच्छे से बताऊँगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लोस क्या होते हैं, कैश फ्लो रिलेटेड टू प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस की, ठीक है। तो आपके प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करके कोई सपोज करो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का जो मेन बिजनेस क्या है वो कार्स बेचना है, तो कार्स बेचने से रिलेटेड उनका जो भी कैश फ्लो आ रहा है, उस कार को बनाने के लिए उनका कितना कैश फ्लो जा रहा है, उनकी लेबर की पे जा रही है, ठीक है। देन उनका कॉर्पोरेट ऑफिस का खर्चा जा रहा है, जहाँ पे उसकी पूरा फाइनेंस देखा जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स देखा जा रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट देखे जा रहे हैं। तो मेन उनका बिजनेस करने से रिलेटेड, उनकी कार को बेचने से जो पैसा आ रहा है, दैट इज़ देयर फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन वर्किंग कैपिटल चेंजेस से जो उनका पैसा आ रहा है, ठीक है, वो भी उनका मतलब उनको इतनी इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है, उनको क्रेडिटर्स रखने पड़ रहे हैं, उससे जो चेंज हो रहा है वो सब उनका मतलब मेनली जो आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड जो कैश फ्लो है ना, मेन बिजनेस करने के कारण आपका जो कैश फ्लो में चेंज आ रहा है, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अब आप कंफ्यूज हो रहोगे कि यार हर कैश फ्लो ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। ओके, लेट्स गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो गया, अब आपने एक FD में इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो आपके पास बहुत सारा पैसा था। अब आपने उस पैसे को एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा लगा के वो FDs में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा क्या हो गया, वो आपका कैश फ्लो जो गया, क्या वो आपका नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए गया, मीन्स क्या आपका प्रिंसिपल एक्टिविटी FD में इन्वेस्ट करना है, नहीं ना, आपका प्रिंसिपल एक्टिविटी है कार्स मैन्युफैक्चर करना, देन उनको सेल करना। तो ये क्या हुआ आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया FD में। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपने मशीनरी खरीद ली, क्या आपका मेन एक्टिविटी, अब वो बेशक मशीनरी खरीदी किस लिए है, वो आपने प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ को करने के लिए मशीनरी खरीदी है, लेकिन आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी तो मशीनरी खरीदना नहीं है ना, ठीक है। आप कार बनाने के लिए आपने मशीनरी खरीदी है, लेकिन वो मशीनरी खरीदना आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी तो नहीं है ना, तो आप एक मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाना, ठीक है, ये सब आपका किस में होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी आपकी एक तरीके की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा आप दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, देन वो भी आपकी क्या बनेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, आपके बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए, तो अगर आप कोई लोन लेते हो तो लोन क्या है, आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है एदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने के लिए। अब उस लोन से आप या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे या आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या करेंगे, आप या तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, या कोई आपकी सैलरी स्पेंडिंग है, सैलरीज देंगे, मार्केटिंग का खर्चा करेंगे, ये होगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी थी, कोई आपको बिल्डिंग बनानी थी, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स आपकी जो भी होती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, यहाँ पे सब ये सब करने के लिए आपको पैसा चाहिए था, तो वो पैसा कहीं से आएगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर आपके पास पैसा इकट्ठा करने से रिलेटेड या पैसा वापस करने से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, वो क्या होगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं, तो शेयर कैपिटल क्या होता है, एक तरीके से आप अपनी कंपनी के शेयर देते हैं एंड देन पैसा लेते हैं, क्या करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए या ऑपरेटिंग करने के लिए, ठीक है। दो तरीके की एक्टिविटीज़ ही करने के लिए पैसा लेते हैं ना, तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, कैश फ्लो दैट चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल एंड बोरोइंग्स। ओके, अगर आपकी कैपिटल का साइज चेंज होता है, इट मीन्स आपके पास पहले शेयर कैपिटल 100 रुपये की थी, एग्जांपल ले रहा हूँ ना, आपने और शेयर कैपिटल इशू की, अब वो 200 की हो गई, तो उससे आपका कैपिटल का साइज चेंज हुआ, आपने कुछ बोरिंग्स ली बैंक से, ठीक है, देन या तो आपने बोरिंग्स को पे किया। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो साइज और कॉम्पोजिशन चेंज करता है, वो चेंज करने का मतलब बढ़ भी सकता है और वो कम भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि अगर आपने बोरिंग्स को रिडीम किया, ठीक है, उनका पैसा वापस कर दिया, पे कर दिया, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो पैसा लेना और पैसा वापस देना इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहीं आप खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे FD में लगा रहे हो, तो दैट, और उस FD पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये दोनों ही क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, और ऑपरेटिंग आपके जो भी प्रिंसिपल बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। कार मैन्युफैक्चरर के लिए कार बनाने से रिलेटेड जितना भी खर्चे होते हैं, और उस कार को बेचने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, और उस कार को बेच के जो पैसा आता है, वो क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि मेन उसका पर्पस यही है, एक बुक सेलर के लिए बुक्स खरीदना, बुक्स बेचना, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। लेकिन उस बुक्स को रखने के लिए एक
लाइक स्टॉक, जैसे दुकान खरीदना, एक नई दुकान बनाई, फर्नीचर लिया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या करेगी, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, वो एक उसने इन्वेस्ट कर दिया अपने एसेट्स में, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे आपकी एसेट जनरेशन, ठीक है, तो एसेट बेच दी, ये सब एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कवर होती हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ कैश फ्लो। अब इसमें क्या है कि ओके आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी एक्टिविटी कैसे है, ऑल्दो मैंने बता दिया कि कौन सी एक्टिविटी किस तरीके की होती है, बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस टू बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक इंटरेस्ट इनकम का। इंटरेस्ट इनकम जो है वो एक जर्नल बिजनेस के लिए, जर्नल बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसके लिए क्या है, उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसने एफडी में पैसा लगाया होगा और वो उसको मिला होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या उसका जो एफडी में पैसा लगाना था एक कार मैन्युफैक्चर के लिए वो प्रिंसिपल एक्टिविटी थी? नहीं। बट अगर हम एक बैंक के लिए देखें, अगर बैंक जो अपना पैसा, उसके पास एक्सेस मनी आती है, ठीक है, वो एक्सेस मनी किस पे देता है? लोन पे देता है, तो लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो लोन पे जो पैसा देना, वो उसके लिए क्या है? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वही उसका काम है। वो पैसा लेता है, वो पैसा लोन पे देता है और उसी से वो इनकम कमाता है। प्रिंसिपल एक्टिविटी वही है। तो बैंक के लिए वो क्या हो जाएगी? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो जो आपकी एक्टिविटीज़ है कि वो किस तरीके की, किस टाइप ऑफ एक्टिविटी है, वो आपको बाइफरकेट करने के लिए देखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसा है। तो अगर एक फाइनेंशियल बिजनेस है तो फाइनेंशियल बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है, फाइनेंशियल बिजनेस के लिए इंटरेस्ट जो है वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस, जनरल बिजनेस के लिए इंटरेस्ट जो है वो क्या है? एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नाउ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जहाँ पे मैंने बाइफरकेशन किया बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंटिटी के बीच में। तो हाँ, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके थ्रू आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट टेकन, मतलब उस पर इंटरेस्ट अर्नड। तो इसमें क्या होगा कि नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। ये क्या है? दोनों टाइप्स ऑफ बिजनेस। ओके, फाइनेंशियल एंटिटी के लिए लाइक बैंक। अब लोन देना किस तरीके की एक्टिविटी है? क्योंकि एक नॉर्मल जनरल एंटिटी क्या करेगी? लोन देगी तो वो किसी को पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपना, और उस पैसे पे वो इंटरेस्ट कमाएगी, तो उसके लिए क्या है? इन्वेस्टिंग। लेकिन बैंक के लिए क्या है? फाइनेंशियल एंटिटी के लिए क्या है? वो ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका वही काम होता है, लोन देना, लोन लेना, उस पर इंटरेस्ट कमाना। देन लोन्स एंड एडवांस टेकन, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे टेकन है। एंड इंटरेस्ट पेड, सेम। अब लोन लिया, यहाँ पे आपने फाइनेंस इकट्ठा किया है, आपने पैसे इकट्ठे किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पैसे इकट्ठे करना एक नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या है? वो अपना उस पैसे से वो क्या करेगा? या तो इन्वेस्ट करेगा, ऑपरेट करेगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो फाइनेंस इकट्ठा कर रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन अगेन बैंक के लिए लोन लेना और लोन देना तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। वो लोन लेगा कम रेट पे, आगे दे देगा किसी को हाई रेट पे, ठीक है। देन अगेन इंटरेस्ट पेड, उस पर यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे जब हम लोन लेंगे नॉर्मल बिजनेस के लिए, वो क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग। यहाँ पे ऑपरेटिंग ही रहेगा। नाउ अगेन लोन एंड एडवांस टेकन फ्रॉम सब्सिडरीज। पॉइंट है, जब आप सब्सिडरीज से लोन लेते हो तो वो दोनों बिजनेस के लिए ही क्या बन जाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि सब्सिडरीज से क्यों इंटरेस्ट, ये ऑपरेटिंग कैसे होगी? क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी से लोन लेते हो तो वो आपका एक फाइनेंस का पार्ट हो गया, लेकिन पैसा आप जमा कर रहे हो, मतलब पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन आप सब्सिडरीज को आप लोन जनरली ना बिजनेस में देते रहते हो और लेते रहते हो उनसे, क्योंकि ऑल्दो इट इज़ अ सब्सिडरी बट स्टिल आपका उसमें बहुत सारा स्टेक है ना। तो वो एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी होती है कि बिजनेस नीड्स के लिए आप अपने, है तो वो आपका टोटल बिजनेस ही ना। अब रिलायंस की कितनी सारी सब्सिडरीज हैं, ठीक है। तो वो उनका जो पैसा है वो एज अ पार्ट ऑफ लोन, कि लोन के थ्रू वो रोटेट होता रहता है दूसरी अपनी एंटिटीज़ के बीच में। तो वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी काइंड ऑफ है, ठीक है। नाउ एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर्स एंड इंटरेस्ट पेड। आपने एडवांस लिया कस्टमर से एडवांस लेना इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप बिजनेस कैसे करते हो? अगर आपका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी है तो आप उनसे पहले थोड़ा एडवांस ले लेते हो, फिर उनको सेल कर देते हो, देन उनका एडवांस एडजस्ट कर देते हो। तो ये जो उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हो तो वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दोनों ही बिजनेस के लिए, कोई उसमें चीज़ नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड फॉर लेट पेमेंट्स टू सप्लायर्स, सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर बोथ पार्टीज़। क्योंकि सप्लायर्स के साथ क्या हमारा डेली का बिजनेस है, तो अगर हम सप्लायर्स को कोई इंटरेस्ट देते हैं लेट पेमेंट के लिए, देन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? हमारी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। वहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यहाँ हम कुछ फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर रहे, वो हमारी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। नाउ अगेन चेंज है दोनों में। इन्वेस्टमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड डिविडेंड अर्नड। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोन इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे जब हमने सब्सिडरी की बात की थी, लोन एंड आप सब्सिडरी को एडवांस देते हो, अगर कुछ पैसा कुछ लोन पे देते हो, देन दैट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन आप सब्सिडरी जब आप एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, आप उसके शेयर्स परचेज करते हो, देन दैट इज़ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका काम ही होता है नई नई कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है, देन उनको पैसा इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन उन शेयर्स को बेच देते हैं। जस्ट लाइक JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, ये बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं देन उन शेयर्स को बेच देते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड डिविडेंड अर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो 2-3 पॉइंट है मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हमें टाइम हो चुका है और आई थिंक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और वैसे भी ये तीनों पॉइंट सेम सेम है तो कुछ चेंज नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लोज। सो देयर आर different two reporting methods for operating cash flows. Okay, for operating cash flows there are two methods, one is direct method and second is indirect method. पहले हम direct method समझते हैं। ये कहता है सीधा सीधा हिसाब, कितना आया कितना गया। ओके, डायरेक्ट मेथड में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, कितना आया कितना गया। ओके, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के दो मेथड हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देन डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, आपने कितना पैसा सेल ऑफ गुड्स से आया, कितना सेल ऑफ सर्विसेज से आया, कितना आपको ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया, ठीक है। तो ओवरऑल आपने कितना पैसा आया, ये तीनों चीज़ें निकाल ली, देन टोटल कितना पैसा आया। उसके बाद कितना पैसा गया, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कितना गया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। देन पे आपने क्रेडिटर ट्रेड पेबल्स को कितना पैसा दिया, और अपने वेजेस कितनी दी, आपने इनकम टैक्स कितना दिया, तो टोटल आपने कितना पैसा दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। ये सब कुछ क्या है, ऑपरेटिंग, ठीक है, क्योंकि आपका सेल क्या है, ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग। तो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कितना इफेक्ट पड़ा कि कितना पैसा आया या गया। नेट आपका पैसा आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मेथड। इट इज़ लिटिल ट्रिकी, ठीक है। इस मेथड पे थोड़ा ध्यान देना बिकॉज आपको अच्छे से समझ आएगा अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे। और कुछ भी अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस हुआ देन वो आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है ना इसको सोल्व करने में। नाउ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड की तरह डायरेक्टली नहीं निकालते कि कितना पैसा आया। हम एक नेट प्रॉफिट और लॉस से ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना नेट प्रॉफिट और लॉस से पहले उसको पकड़ते हैं और उसमें एडजस्टमेंट करके, ठीक है, फिर हम एक फिगर पे आते हैं कि ये हमारा कैश फ्लो था, ठीक है। अब वो जो उसमें एडजस्टमेंट करनी है वो क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो वो हमारी सबसे पहली फिगर होती है। अब इस नेट और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ऐड या लेस करते हैं, ठीक है। तो उसको ऐड या लेस करते हैं, उसमें नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी होती हैं। नॉन कैश कैसे, डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं जो कि क्या है नॉन कैश। क्या डेप्रिसिएशन के लिए कोई एक्चुअल कैश बिजनेस से बाहर जाता है, नहीं जाता, ठीक है। तो और नॉन कैश इनकम कैसे हो सकती है हमारे पास कि सपोज करो आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई रीवैल्यूएशन की थी और रीवैल्यूएशन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डाला है तो वो भी आपका कोई रीवैल्यूएशन एप्रिसिएशन हुआ था एसेट्स की वैल्यू में, तो क्या उससे कोई कैश आता है, नहीं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो, ठीक है। तो कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो सपोज करो अगर आपकी यहाँ पे मैं अमाउंट ले लेता हूँ, ओके, 100 रुपये का प्रॉफिट था और 10 रुपये की डेप्रिसिएशन थी। 10 रुपये आप क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि पहले आपने माइनस की होगी तो आपका एक्चुअल कैश फ्लो बढ़ जाएगा 10 रुपये से, ठीक है। और अगर इसकी जगह हमारा कोई इनकम होता तो इनकम को माइनस कर देते क्योंकि वो 10 रुपये पहले ऐड हुआ था, तो एलिमिनेट कर दिया बिकॉज क्योंकि हमें कैश फ्लो निकालना है। अब ये कैश वाले एक्सपेंसेस हो गए। नाउ क्योंकि हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना है तो हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो एक्सपेंसेस हुए थे और जो इनकम्स हुई थी वो भी हमें हटाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते हुए तो वो भी ऐड या लेस हुए थे ना। तो अगर सपोज करो इंटरेस्ट पेड इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना वो, तो इंटरेस्ट पेड का अगर हमारा कोई एक्सपेंस हमने डाला था P&L में तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर कोई हमारा इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हुआ था, मतलब हमने कोई FD में पैसा डाला था उससे हमें कोई इनकम हुई थी, तो वो इनकम P&L में आ रही होगी इनकम स्टेटमेंट में, तो वो क्या होगी, वो लेस हो जाएगी क्योंकि वो पहले ऐड हुई थी। तो इसी सपोज करो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस का एग्जांपल लेते हैं। नाउ ये हमारा कैश फ्लो हो गया, ठीक है, ये हमारा टोटल कैश फ्लो हो गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। तो 120 रुपये का कैश फ्लो हो गया। अब वर्किंग कैपिटल चेंज क्या है वो मैं आपको नीचे फॉर्मेट में समझाऊंगा, ठीक है।
ओके, सो नाउ दिस इज इंडायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड देन उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। FY का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा एंड द सेम। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो भी अप्रोप्रिएशंस करे हैं, ठीक है, हम उनको रिवर्सल करेंगे, बिकॉज ये जो हो गया, ये वाला जो प्रॉफिट हो गया ये आफ्टर अप्रोप्रिएशंस है। तो हमने कुछ अगर प्रोविजन बनाया है इनकम टैक्स का, ठीक है, तो हम क्योंकि जो प्रोविजन बनाते हैं हम इनकम टैक्स का, वो हम क्या करते हैं, इस साल प्रोविजन बनाते हैं। बिकॉज इनकम टैक्स में कैसा होता है कि पिछले साल की इनकम पे जो हमें टैक्स देना होता है वो नेक्स्ट ईयर देना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस साल के लिए प्रोविजन बना लेते हैं ताकि हमें पेमेंट तो करनी है नेक्स्ट ईयर। तो इस साल हम जो पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे है, ठीक है, तो पेमेंट करेंगे पिछले साल की, बट इस साल के लिए हमें क्या बनाया होगा, प्रोविजन। अब वो प्रोविजन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे अगेन। एंड देन नेक्स्ट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हम यहाँ पे क्यों उसके एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हम अलग से दिखाएंगे। क्योंकि फर्स्ट हम क्या बनाएंगे यहाँ पे कि हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, उसके बाद हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी हमारा कैश फ्लो है ये वाला, ठीक है, वैल्यू, इसमें हम दिखाएंगे अलग से कि इतना हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से आ रहा है। ओके, देन हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, उसके बाद हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर नॉन कैश आइटम्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हम सब एलिमिनेट करेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया। एंड देन नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उनको भी हम एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बना रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है उसका मैं फटाफट एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि सपोज करो आपने आज एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में आपको 40 दिन लगेंगे और उन 40 दिन के बाद वो कैश आएगा, ठीक है। सपोज करो 60 रुपये का रॉ मटेरियल था, 40 रुपये की प्रोसेसिंग फीस थी, एंड देन आपको 100 रुपये मिलेंगे 40 दिन के बाद सेल करने पे। तो ये जो 40 दिन का पीरियड है ये तो हो गया उसका ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब आपको इन 40 दिन के लिए ये जो आपका 100 रुपये, ये 100 रुपये चाहिए ना इस ऑपरेटिंग साइकिल को वर्क करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर ऑपरेटिंग साइकिल, सॉरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपको ये 60 रुपये कहीं से, सपोज करो आपको 60 रुपये का मटेरियल था, आप किसी क्रेडिटर से बात करते हो और उस क्रेडिटर को बोलते हो कि आप मुझे ये 60 रुपये का मटेरियल उधार पे दे दो 40 दिन के लिए, तो आपको वो 40 दिन का उधार दे देता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको अब कितनी रिक्वायरमेंट है, 60 की रिक्वायरमेंट, तो 100 का आपको टोटल रिक्वायरमेंट था, 60 रुपीज़ का आपको 40 दिन बाद ही देना है, तो नाउ आपको 40 रुपये की रिक्वायरमेंट है। तो ये 40 रुपये की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो करंट असेट्स आपकी कितनी लगनी थी इसमें, 60 की आपका रॉ मटेरियल लगना था, 40 रुपये का आपको कुछ और खर्चे होने थे, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल हो जाती, ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज़ की आपकी 60 रुपये की लाइबिलिटी बन जाएगी जब आप उससे उधार लोगे, ओके। तो वो सब आपका हो जाएगा, ये हो गया आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। तो इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो अगर आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर आपकी करंट असेट्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि करंट असेट बढ़ेगी तो करंट लाइबिलिटी सेम रहेगी, हम मान के चलते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। और अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगी। तो इसलिए फॉर्मूला क्या है, ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स। अगर आपकी करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो रही है और आपका कैश फ्लो बिजनेस में आएगा। जैसे कि मनी रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कि आपके पहले डेटर्स 100 के थे, देन आपके डेटर्स अब कितने के हो गए, 80 के हो गए, तो 20 रुपये का आपको कैश बिजनेस में मिल गया, तो करंट असेट्स आपके कम हो गए, बिकॉज आपको डेटर से पैसा मिल गया तो आपको बिजनेस पे कैश आएगा, ठीक है। ऐसी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, आपने क्रेडिटर्स बढ़ा दिए, कुछ एक्सपेंसेस किए थे जो आपके P&L में आ रहे थे। अब ये नेट प्रॉफिट में ये जो हमने प्रॉफिट निकाला, ये इसके अंदर से क्या एक्सपेंसेस लेस हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सपेंसेस आपके कैसे थे, क्रेडिट पे थे, उसके बदले कोई कैश फ्लो हुआ ही नहीं था क्योंकि वो एक्सपेंसेस आपने क्रेडिट पे किए थे। तो अगर आपके लाइबिलिटी क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे इससे, तो वो आप क्या करोगे, उसको ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, कैश फ्लो बढ़ जाएगा अगेन। तो लेस क्या करना है आपको, इंक्रीज इन करंट असेट्स, क्योंकि अगर आपके करंट असेट्स बढ़ते हैं, ठीक है, सोचो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सेल करी थी क्रेडिट पे, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, डेटर्स बढ़ेंगे। लेकिन डेटर्स तो बढ़ गए, लेकिन वहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट आपने करंट ईयर का निकाला है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर तो क्योंकि वो आपकी सेल थी तो वो रेवेन्यू आ रही है, ओके, ठीक है। नेट आपका जो नेट प्रॉफिट के अंदर वो वैल्यू आ रही है क्योंकि वो आपने रेवेन्यू में दिखाया होगा, लेकिन उसके बदले आपको कैश तो आया नहीं, इसलिए इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या करोगे, आप लेस करोगे। एंड अगेन डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, तो अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस से कैश फ्लो जा रहा है क्योंकि आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आपका जो भी वैल्यू आता है ये आता है आपका नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ठीक है। तो इसमें से आप पेमेंट ऑफ टैक्स माइनस कर दोगे, क्योंकि ऊपर हमने क्या किया था, प्रोविजन रिवर्स किया था, क्योंकि प्रोविजन
हमने अगले साल पे करना होता है और इस साल हम प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। करंट ईयर में हम प्रोविज़न बना लेते हैं, करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स देना होता है हमें, ठीक है। और पिछले साल का टैक्स हम इस साल पे करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। नाउ दिस इज़ अवर, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा साफ सा कर देता हूँ। नाउ दिस इज़ अवर नेट कैश फ्लो, और यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट की। नाउ हमारा नेट कैश फ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, इसको हम कहते हैं ए, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे क्यों। सो दिस इज़ अवर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब आते हैं हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत बार बता चुका हूँ कि हमारा परचेज ऑफ एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट हम कोई खरीदते हैं, ऐसी कहीं भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्टिविटी बिजनेस की नहीं है, तो परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि बिजनेस से कैश जाएगा। देन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये नेट ऑफ कैश क्यों है, क्योंकि अगर सपोज करो आपने कोई एसेट बेची, 100 रुपये की एसेट बेची, वो 80 रुपये में बेची, तो 20 रुपये का आपको लॉस हुआ, तो यहाँ पे हम लॉस नहीं दिखा रहे, हम यहाँ पे कैश फ्लो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 80 रुपीज़ ही दिखाएंगे कि हमें 80 रुपीज़ ही मिले हैं। तो सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, आपने यहाँ पे डिविडेंड मिला आपको, ये सब आपका क्या है, इनकम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ वेरी सिंपल, ये आ गया आपका बी, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ फाइनेंसिंग, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और आपका बोरिंग्स किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आपका बोरिंग्स बढ़ रहा है तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, सो दैट इज़ पॉजिटिव फिगर। सपोज करो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू शेयर कैपिटल, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव फिगर। जो भी ब्रैकेट में है वो नेगेटिव है। आपने बैंक लोन रीपे किया, दैट इज आपके बिजनेस से कैश गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। डिवेंचर्स रीपे किए, आपके बिजनेस से कैश गया। डिविडेंड पे किया, बिजनेस से कैश गया। इंटरेस्ट पे किया आपने तो बिजनेस से कैश गया। इसी तरीके से अगर आपने कोई लोन लिया बैंक से तो बिजनेस पे कैश आएगा, तो नेट में जो आपका बैलेंस आएगा वो आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, इनके अलावा भी और आइटम्स हो सकती हैं, तो बस आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है। सपोज करो आपने बैंक लोन लिया तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना, आपके बिजनेस में पैसा आएगा। ओके, नाउ सबसे पहले आपने लिया था कि आपके बिजनेस में ओपनिंग कैश कितना था। ये तीनों एक्टिविटीज़ को मिला के आपको पता चल जाएगा A + B + C, ठीक है। ये हो गई सी हमारा, कि ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया, कैश में इन्वेस्टिंग से कितना पैसा आया और फाइनेंसिंग से कितना पैसा आया। तो आपके बिजनेस में इस साल इतना पैसा आया, ठीक है। और आपका ओपनिंग कैश यहाँ पे इतना बड़ा था, तो आपका क्लोजिंग कैश क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब आप अपने क्लोजिंग, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस दिख रहा है, आप उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, उसको मैच कर सकते हो इन दो आइटम्स को प्लस करके, कि ड्यूरिंग द ईयर आपका इतना कैश आया कैश फ्लो से, ठीक है, इतना कैश फ्लो हुआ, एंड ओपनिंग कैश आपका इतना बड़ा था, वो आपका मैच करेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फ्लो से। तो ये एक चेक होता है यहाँ पे, जब भी आप कैश फ्लो बनाते हो तो हमेशा एक चेक लग जाता है कि आपका हमेशा कैश फ्लो अगर सही बना है तो वो आपका जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग अमाउंट दिख रहा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, वो मैच होना चाहिए, ठीक है। अब नाउ ये चेक का मैंने यहीं पे बताया कि ये हमेशा मैच करेगा क्लोजिंग बैलेंस से। अब रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लोज और नेट बेसिस में क्या है, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि सपोज़ करो आपका मशीनरी का सेल हुआ है, ठीक है, और फर्नीचर का परचेज़ हुआ है, तो क्या आप उनको नेट करके दिखा सकते हो कि मेरा मशीनरी मैंने इतने में 1000 रुपये में, यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये में मशीनरी बेची, 5,000 रुपये का मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैं नेट में 5,000 दिखा दूँ? नहीं। तो कैश फ्लो में जब भी आपको, ये अलाउड नहीं है AS3 में, आपको दिखाना होता है ना कुछ भी आपका कैश फ्लो, तो वो हमेशा नेट, कभी भी नेट बेसिस पे नहीं दिखाना, वो हमेशा सेपरेट दिखाना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं इसके अंदर, वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अगर आप कस्टमर के बिहाफ पे कुछ कैश रिसीट्स और पेमेंट्स कर देते हो, इट मीन्स कि आपने कस्टमर के बिहाफ पे उससे कुछ पैसा, कस्टमर के बिहाफ पे किसी से कुछ पैसा लिया और कस्टमर के बिहाफ पे किसी को कुछ पैसा दिया, ठीक है, तो आप उसको नेट करके दिखा सकते हो। कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स बाय कस्टमर फॉर आइटम्स वेयर टर्नओवर इज़ क्विक, अमाउंट्स आर हाई, मैच्योरिटीज़ आर शॉर्ट, ठीक है। अब ये कैसा है, ये तो 2 मिनट इसको समझने में देना कि कैश रिसीट्स एंड पेमेंट बाय कस्टमर फॉर आइटम्स, ठीक है, जहाँ पे टर्नओवर बहुत क्विक है, अमाउंट्स बहुत ज़्यादा है, एंड मैच्योरिटीज़ आर शॉर्ट। इसका एग्जांपल क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब इन्वेस्टमेंट कंपनीज में क्या होता है, अगर आप हर एक सिक्योरिटी का सेल परचेज अलग अलग करके दिखाओगे तो कैश फ्लो कितनी बड़ी बन जाएगी। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे टर्नओवर मीन्स कि बहुत जल्दी वो काम हो रहा है, वो परचेज बार बार कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बार बार परचेज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो परचेज करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, कि अगर आप परचेज कर रहे हो 1 साल के लिए, ठीक है, मैच्योरिटी लॉन्ग है, तो तब तो हम उसको अलग से दिखा सकते हैं ना। लेकिन 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप परचेज कर रहे हो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसी फ्लक्चुएशन से, तो आपकी कैश फ्लो कितनी बड़ी बन जाएगी। तो इस केस में जहाँ पे ये तीनों कंडीशन प्रूफ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप
एक कंसोलिडेटेड बैलेंस दिखा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज में क्या होता है कि वो कंसोलिडेटेड बैलेंस दिखा देते हैं कि हमारा नेट इतना आया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी से। ओके, सो देयर इज़ वन मोर स्पेशल रूल फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, दे कैन रिपोर्ट ऑन नेट बेसिस। तो वही चीज़ है कि अब फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विद फिक्स मैच्योरिटी डेट, तो वो नेट बेसिस पे क्या दिखा सकते हैं। सपोज करो कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स बहुत सारे किए भी होंगे और फिक्स डिपॉजिट बहुत सारे लिए भी होंगे। बैंक्स क्या करते हैं, बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट खुद अपने पास भी रखते हैं और अपना पैसा किसी और के पास भी फिक्स डिपॉजिट पे देते हैं। तो उनका जो नेट में फिक्स डिपॉजिट से कैश फ्लो आ रहा है, ठीक है, और जितना पैसा जा रहा है उसको नेट करके दिखा सकते हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैच्योरिटी डेट फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी डेट फिक्स ही होती है, तो वैसा है। नाउ कैश फ्लो ऑफ डिपॉजिट या विड्रॉल विद अदर इंस्टीट्यूशन, तो आपने किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ कितना डिपॉजिट लिया, कितना डिपॉजिट दिया, उसको भी आप नेट बेसिस पे दिखा सकते हो, ठीक है। कैश फ्लो ऑन एडवांस गिवन टू कस्टमर एंड रिपेमेंट रिसीव्ड, आपने कस्टमर को कितना एडवांस दिया था और उससे कितनी रिपेमेंट्स मिली, तो उसको भी मतलब आपने कितना लोन दिया था और कितनी आपको उससे रिसीट मिली। अब ये हर एक कस्टमर से अलग अलग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नेट बेसिस पे दिखा सकते हो इसको भी। ओके, नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना भी ये पॉइंट है कि हाउ टू रिपोर्ट बिजनेस परचेज इन कैश फ्लो। सपोज करो कि आप बिजनेस परचेज करते हो, ओके, आपकी कंपनी एक बिजनेस परचेज कर लेती है, एक नया पूरा का पूरा बिजनेस परचेज, तो उसको कैश फ्लो में किस तरीके से दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिज़नेस परचेज है, मैंने ऊपर बताया था कि अगर आप सब्सिडरी के शेयर परचेज करते हो तो वो क्या होती है, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो बिजनेस परचेज वैसे ही होता है, या तो आप उसके शेयर परचेज कर लेते हो, पूरी एसेट्स परचेज कर लेते हो, ठीक है, तो वो एक आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है। नाउ सेकंड इज नो नेट ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल्स, कि अगर आप एक बिजनेस, आपके पास सपोज करो एक बिजनेस पहले से ही था एंड अभी आप एक नया बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो आप जो एक्विजिशन कर रहे हो उसके कैश फ्लोज और जो आपने सेल किया है उसके कैश फ्लोज को नेट करके नहीं दिखा सकते, आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही दोनों कैश फ्लोज अलग अलग दिखेंगे कि आपने बिजनेस परचेज से इतना पैसा गया, इतना पैसा आपका बाहर गया और डिस्पोजल से इतना पैसा आया। और यहाँ पे क्या है, एक डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर क्या है, शुड डिस्क्लोज इन एग्रीगेट फॉर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल्स बोथ टोटल कंसिडरेशन अमाउंट डिस्चार्ज बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी एक्विजिशंस किए हैं, ठीक है, और जितने भी डिस्पोजल्स किए हैं, ठीक है, इन एग्रीगेट बोला है यहाँ पे कि जितने भी एक्विजिशंस किए हैं, जितने भी डिस्पोजल्स किए हैं, उनके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कितनी कंसिडरेशन की, एक्विजिशन के लिए कितनी कंसिडरेशन आपने दी आपने सामने वाली पार्टी को, एंड उस कंसिडरेशन में कितना पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपने पे किया। तो ये एक डिस्क्लोजर था जो आपको बताना पड़ेगा। नाउ टू कैलकुलेट, एक नोट है, टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर इन एक्विजिशन। ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जब आप वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करोगे, ओके, तो वहाँ पे वो चेंजेस दिखाने के लिए कि आपको प्रॉपरली, क्योंकि आपने एक एक्विजिशन किया तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपने अपनी बुक्स में दिखा दी होंगी, ठीक है, आपने अपनी बुक्स में भी दिखाई होंगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉपर कैश फ्लो, क्योंकि जो उनका बिजनेस आपने एक्वायर किया वो उसकी बुक्स, उसकी जो एसेट्स की अमाउंट है वो आपकी बुक्स में आ गई होंगी। तो उससे क्या हो रहा है, जब आप वर्किंग कैपिटल के चेंजेस निकालोगे तो वो चेंजेस सही नहीं आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जो आपने एक्वायर की थी उसको क्या करना है, तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इस नोट में क्या बताया उन्होंने कि टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिड्यूस अमाउंट ऑफ क्लोजिंग करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर इन एक्विजिशन। बिकॉज आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन किया अगर, तो ओपनिंग के जो आपकी बुक्स के बैलेंस है वो तो सही सेम होंगे जो जैसे थे पहले, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग बुक जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उसके अंदर क्या होगा, जो जिस पार्टी को आपने एक्वायर किया उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपकी बुक्स में आ जाएंगी, ठीक है, तो आपकी बुक्स की लायबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसलिए पहले जितना आपने वैल्यू एसेट्स का एक्वायर किया था, क्योंकि क्या होता है एक्विजिशन के बाद आप अपनी वैल्यू प्लस आपकी जो दूसरी कंपनी एक्वायर की थी उन दोनों की वैल्यू को प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये नोट कि आप ये जो एक्वायर जिसको आपने एक्वायर किया था ना उसकी वैल्यूज़ को बुक से निकाल दो, ठीक है, अपनी जो आपकी टोटल वैल्यूज़ थी, यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ थी, ठीक है, दिस इज़ वाई ये टोटल वैल्यूज़ है। तो इसमें से आप जितनी ये एक्वायर की थी ना, प्लस आपने एसेट एक्वायर की थी, लायबिलिटीज़ एक्वायर की थी, उनको हटा दो। उसके बाद आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए फिर वो वैल्यूज़ कंसिडर करो, तब वो वैल्यूज़ सही आएंगी। ओके, इसका मतलब आपको सिर्फ अपनी कंपनी की ही एसेट एंड लायबिलिटीज़ देखनी है, एक्विजिशन एक्वायर्ड कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो आपकी बुक्स में आ रही है वो नहीं देखनी, ठीक है, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास कोई एक्सचेंज गेन एंड लॉसेज आ रहे हैं तो उसके लिए उससे क्या होगा आपकी कैश फ्लो में। एक छोटा सा एग्जांपल बनाया मैंने, बहुत ही
बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आएगी इससे आपको। सपोज़ करो कि आपके पास कनाडा में एक बैंक अकाउंट था और उस बैंक अकाउंट में फर्स्ट 4/24 को 100 कैनेडियन डॉलर थे। उस टाइम पे क्लोजिंग रेट क्या था, 60 रुपये। तो आपके पास ओपनिंग कैश कितना और होगा, 6,000, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो वो 100 ही कैनेडियन डॉलर थे, लेकिन अब क्या हुआ, रेट चेंज हो गया, बिकॉज एक कैनेडियन डॉलर जो हो गया वो 70 रुपये का हो गया, ठीक है। तो अब आप बुक्स में, क्योंकि हमें मॉनेटरी एसेट्स को क्लोजिंग रेट पे दिखाना होता है, ठीक है, तो अब आपके बुक्स में कैश कितना दिख रहा होगा, 7,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये जो है ये आपका P&L में गेन दिख रहा होगा, ओके, क्योंकि जो एक्सचेंज गेन और लॉस आपने P&L में दिखाया होगा। मानते हैं कि इस गेन के अलावा आपकी कोई भी इनकम नहीं थी, फॉर दिस एग्जाम्पल ओनली, कि इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं थी, तो ये 1,000 रुपये का आपका गेन दिख रहा होगा, बिकॉज दिस गेन वॉज नॉट नॉन कैश, ठीक है। ये ना ही कुछ कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं, तो एक्सचेंज तो आप 1,000 रुपीज़ माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका जीरो आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हम मानते हैं जीरो है और फाइनेंसिंग भी मानते हैं जीरो है, ठीक है। तो A+B+C आपका जीरो, कोई भी आपका ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो हुआ नहीं, लेकिन आपका ओपनिंग कैश फ्लो कितना, ओपनिंग कैश कितना बढ़ा था, 6,000 रुपये। अच्छा, अब लेकिन ये तो आपकी क्लोजिंग कैश से मैच नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि आपका जितना ओपनिंग था और जितना आपका ड्यूरिंग द ईयर कैश आया वो क्लोजिंग से मैच करना चाहिए ना, कि आपके पास ओपनिंग फिर 1,000 रुपये, 6,000 आपके पास ओपनिंग पड़ा था, तो क्लोजिंग कैश 7,000 कैसे हो सकता है जब ड्यूरिंग द ईयर कोई कैश आया ही नहीं। तो यहीं पे एक ट्विस्ट है कि आपका 1,000 रुपये का गैप आएगा व्हेन एवर देयर इज़ एक्सचेंज गेन और लॉस, ओके। तो आपको यहाँ से अगर आपको, तो यहाँ पे आपका कितने का गैप आ रहा है, 1,000 रुपये का, तो ये आपका आएगा व्हेन एवर देयर इज़ एक्सचेंज गेन और लॉस। तो आप अगर यहाँ से 1,000 रुपये माइनस करते हैं एक्सचेंज गेन लॉस का, तो आपका 6,000 आ जाएगा। सो नाउ दिस इज़ मैचिंग, ओके, एंड दैट इज़ परफेक्ट। तो आपकी कैश फ्लो, तो अगर आपका एक्सचेंज गेन और लॉस होता है और आपको ऐसा इशू आता है कि आपका यहाँ पे 6,000 है और यहाँ पे 7,000 क्लोजिंग हो रहा है, तो वो वही गैप है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो बस यही पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड इसका डिस्क्लोजर्स है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड बट नॉट अवेलेबल फॉर यूज़। एक छोटा सा डिस्क्लोजर है, बाकी डिस्क्लोजर भी है, बट डिस्क्लोजर आप जाके डायरेक्टली पढ़ सकते हो बुक से, ठीक है। तो बस ये भी एक इंपॉर्टेंट मुझे जो लगा कि आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि ऐसे कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं जो कि यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं हैं, ओके। इसका एग्जांपल हो सकता है कि सपोज़ करो आपका एक फॉरेन कंट्री में बैंक अकाउंट है, बट वो बैंक अकाउंट पे कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ठीक है, उस कंट्री के लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप वो बैलेंसेस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके पास कैश तो है बट यू कैन नॉट यूज़ दैट कैश, ओके। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिप्लाई करने की, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक्स समझना है तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, ओके। थैंक यू एवरीवन।